हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट 2। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जा करके प्लेलिस्ट से वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट हुई क्वेश्चन नंबर 51 से। तो हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। तो कारण पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये क्या है, वहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है, जी वो 0 होती है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, यानी कि अंतरिक्ष यान से एक कोई भी वस्तु फेंकी जाएगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी, क्या होगा उसके साथ। ऑप्शन क्या है, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या फिर अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वो क्या करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ ही क्या करेगा, गतिमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर रही है। ऑप्शन क्या है, वह शीर्ष भाग में पतली हो जाती है, ऑप्शन फर्स्ट है। सेकेंड है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। थर्ड ऑप्शन है, इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। फोर्थ ऑप्शन है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर होती है। ये फोर्थ ऑप्शन, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर। यानी कि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो कैसा होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, बल जितना है उसका दोगुना होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन जितना है उसका 4 गुना, थर्ड ऑप्शन उसका चौथा भाग, फोर्थ ऑप्शन है क्या, उसका आधा। तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है F = G m1m2/r² होता है। तो इस फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस r जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि ये जो है उसका 4th टाइम्स रह जाएगा। यानी कि जब r जो है रिप्लेस हो जाएगा 2r से, तो ये क्या हो जाएगा 4r², यानी कि पहले वाले का f' = f/4 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका क्या होगा, चौथा भाग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो इसमें क्या है, लकड़ी, मोम और लोहा, 3 चीज़ें हैं। तो आपको बता दें कि जो टाइम पीरियड है 2h/g ये अंडर में होता है। तो इसमें क्या होता है, मास तो है ही नहीं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे लकड़ी हो, चाहे मोम हो, चाहे लोहा हो, उसको पृथ्वी से किसी हाइट पर अगर गिराया जाए तो वो जो है तीनों जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे क्या होंगे, तीनों साथ पहुँचेंगे, यानी तीनों साथ से पहुँचेंगे। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। यानी पृथ्वी पर दोनों एक समय, वही क्वेश्चन है प्रीवियस के जैसा। तो इसमें क्या होगा, दोनों गेंदें क्या है, एक साथ गिरेंगी ज़मीन पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार क्या है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक, तीसरा है विषुवत रेखा पर अधिक, या फिर चौथा ऑप्शन मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक। तो आपको बता दें कि ध्रुवों पर जी की वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू अधिकतम होती है, मैक्सिमम। तो इस वजह से वहाँ पर जो भार होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो जी की वैल्यू को बोला क्या कि जी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो जी की वैल्यू जब 0 होगी तो मास क्या होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर होगा। और वेट जो होगा वो होता है mg,
और जी की वैल्यू जैसे पुट करेंगे वेट कितना आ जाएगा 0, यानी कि भार 0 और द्रव्यमान नियत रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, वस्तु का भार 0 हो जाएगा, यानी वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिर रहा क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण को निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी वो क्या करेगा, उसके लिए एक आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, उपग्रह को प्रेरित करने वाला रॉकेट इंजन से, फर्स्ट ऑप्शन, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन नंबर डी, ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था वही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब व्यक्ति ऊपर जाए लिफ्ट से किसी त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, उसको उसका भार अधिक महसूस होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि तो होता है क्या, T = 2π √L/g, यानी कि क्या होती है, लंबाई पर निर्भर होती है, तो और किसी पर नहीं निर्भर करती है। तो कहाँ पर देखिए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, गलत ऑप्शन, लंबाई के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। तो अभी हमने बताया कि टाइम पीरियड जो है एल के अंडर में, यानी कि इस तरीके से प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर लंबाई अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ेगी, यानी कि गर्मियों के दिन में उसकी जो सुइयाँ हैं लंबी हो जाएगी, तभी क्या होगा, वो टाइम पीरियड ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रबोध आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ये उसी पर है, T प्रोपोर्शनल है √L के, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जैसे वो खड़ी होगी तो L की वैल्यू घटेगी, और जैसे घटेगा तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो यही बताया कि T प्रोपोर्शनल है √L के, यानी L घटाओ तो घड़ी की स्पीड क्या होगी, घटेगी, यानी कि घड़ी की अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, यानी कि घड़ी सुस्त होगी, और घड़ी की लंबाई लोलक की लंबाई अगर कम होगी तो वो क्या होगी, तेज़ चलेगी। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यानी ठंडियों में क्या हो जाएगी, लंबाई घटेगी, इस वजह से क्या होगा, वो थोड़ी सी तेज़ चलेगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये आपको याद हो जाना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो पलायन वेग से नीचे अगर किसी वस्तु को फेंका जाता तो हमेशा और हमेशा पृथ्वी के सरफेस पर वापस आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या है, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करेगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है, वह वापस पृथ्वी पर आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। यह पृथ्वी के निकट है, दूसरा है यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, थर्ड है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और फोर्थ है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यमूल से कम होता है। तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण है। इसका आंसर है पृष्ठ तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो गोलाक बूंद होती है उसकी आकार क्या होती है, गोल हो जाती है। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, या फिर तेल का तल तनाव पानी से कम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेल का तल तनाव
पानी से कम है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा या फिर वायुमंडलीय दाब से कम होगा, वायुमंडल के दाब के बराबर या फिर उसका आधा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वायुमंडलीय दाब के अधिक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन क्या है, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, या फिर सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, या फिर चौथा ऑप्शन है पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें विसरण परासरण की घटना भी होती है, बाकी सब में क्या है, केवल केशिकातों की घटना होगी। अगला प्रश्न, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो यहाँ पर भी वही आंसर होगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। थर्ड ऑप्शन, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, या फिर तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी है क्या इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आएगा, यानी कि उस सरफेस के ऊपर आएगा, तो उसका आकार कैसा होगा। तो ऑप्शन क्या है, बढ़ेगा, घटेगा, यथावत रहेगा, चपटा होकर तरस्ती नुमा हो जाएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, यानी बढ़ जाएगा। कैसे, क्यों बढ़ेगा, ऐसे ये अगर लिक्विड की सरफेस है और इसका बॉटम है, तो यहाँ से अगर बूंद है, जिस बुलबुला है, अगर ये ऊपर पहुँचेगा तो पूछ रहा है बढ़ेगा कि घटेगा, तो यहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो ये अपने साइज़ को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। इस वजह से जब ये जो बूंद है, बुलबुला है, इस सरफेस से बॉटम से ऊपर जाएगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है वायु दाब की कमी के कारण, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अधिक ऊंचाई पर कम हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, लीकेज होने लगता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये याद होना चाहिए आपको, ये है किस सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर होता है तूफान आने की संभावना जब होती है तो एक बैरोमीटर में अचानक सा गिरावट दिखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये होता है कि जलीय जंतु जो है उसके नीचे होते हैं, यानी कि उस सरफेस के नीचे, और वहाँ पर क्या होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है और बर्फ़ जो है ऊपर जमी होती है जबकि नीचे पानी रहता है। अगला प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि, ऑप्शन देखिए इसमें, मछलियां नियत तापी जीव है। फर्स्ट ऑप्शन है मछलियां नियत तापी जीव है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी। तो सभी को पता है कि आयतन जो है अपरिवर्तित होगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो ये आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरते हैं जबकि पानी में डूब जाती है। ये इसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है करेक्ट आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ये ऑप्शन है, लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम।
थर्ड है लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है, सही बात है, तब पारे से कम होता है, इस वजह से, यानी कि ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो जो अपने मास, अपने वेट से ज़्यादा पानी हटा लेगा वो वस्तु हमेशा पानी में तैरेगी, अगर वो उतना भार नहीं हटा पाता है तो वो वस्तु हमेशा डूब जाएगी। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की सुई हमेशा पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है। अगला प्रश्न, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? तो जब भी हम पानी खींचेंगे तो उसके सरफेस पर जैसे ही वो बाल्टी आएगी तो हम ये महसूस करें कि वो भारी हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या है? तो लो डेंसिटी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लो डेंसिटी होती है, इस वजह से बादल जो है आसमान में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह से ऊपर होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी 1/9 भाग जो होता है वो समुद्र सतह से ऊपर होता है, बाकी हिस्सा पानी के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो उसका स्तर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? वो उतना ही रहेगा, यानी कि पानी उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा ना ही नीचे जाएगा, यानी कि वो जितना था उतना ही रहेगा, यानी कि वो पानी का लेवल जिस हाइट पे है उतना ही रुका रहेगा। अगला प्रश्न, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो उस केस में आदमी डूब जाएगा, यानी शरीर क्या होगा? डूब जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन, नमकीन होता है जल, जल गहरा होता है, समुद्र जल भारी होता है, फिर समुद्र जल हल्का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी समुद्र जल नमकीन होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है कि उसमें तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसती है तो क्या होता है? वह ऊपर उठ जाता है, वह नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो उस तली से थोड़ा सा उड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि समुद्र का जल का जो घनत्व होता है नदी की तुलना में ज़्यादा होता है। तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण यानी कि प्रकाश का नेचर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो डुअल नेचर होती है, यानी प्रकाश कण और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, कांच, निर्वात, जल और वायु। तो निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होगी, तो कांच में क्या होगी? इस दिए हुए ऑप्शन में सबसे कम होगी। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकेंड लगते हैं, तो उसके हिसाब से 8.5 मिनट होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होते हैं वो हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि प्रकाश का जो रंग होता है वो निर्धारित करती है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है किसी भी माध्यम में जाने पर उसके आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो आपको बताना है प्रभावित क्या होते हैं। तो प्रभावित में अगर आवृत्ति है तो वो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों गलत। तो बचेगा क्या? तरंग दैर्ध्य और वेग, यही दोनों क्या होंगे? प्रभावी होंगे। बाकी सारे यानी आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित। अगला प्रश्न,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहता है? अभी बताया हमने कि आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, या फिर ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नियान गैस।